नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो बजट 2026 में आपका स्वागत है। भारतीय रुपया एक बार फिर इतिहास के सबसे कमजोर स्तर पर जा पहुंचा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 91.53 यानी तकरीबन 92 रुपए के करीब जा पहुंचा है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया लगातार दबाव में है। दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो उस समय से रुपया लगातार गिरता रहा। दिसंबर 2025 की वो तारीख जब पहली बार रुपया 90 के स्तर पर पार कर गया था, और अब महज 20 दिनों की बात करें तो 91 का आंकड़ा भी टूट चुका है। अब एक डॉलर की कीमत लगभग 91 रुपए 54 पैसे है। इस साल अब तक की करेंसी की अगर बात करें तो 2% की गिरावट आ चुकी है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाने के बाद से लगभग 5%, जी हां 5% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर रुपए की गिरावट रुक क्यों नहीं रही। इसके पीछे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली है, यानी विदेशी निवेशक अपने शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है और रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव और शेयर बाजारों में अस्थिरता ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। अनिश्चितता के इस माहौल में निवेशक गोल्ड और डॉलर जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर भाग रहे हैं, या यूं कहें कि उनमें निवेश कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारतीय रुपये पर पड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हालात खुद संभलेंगे, या सरकार और आरबीआई को रुपये को थामने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि रुपया अपने सबसे निचले पायदान पर जा पहुंचा है। लेकिन वजह क्या है? वजह आप जानना और समझना चाह रहे होंगे कि यह वजह क्या है, क्यों रुपया जो है वो लगातार इतनी तेजी से गिर रहा है, और रुपये के गिरने के बाद क्या कुछ बदलने वाला है। नुकसान कहां है, फायदा कहां है। तो रुपया जो लगातार गिरा है, इसके पीछे आप समझिए जो वजह है, उस वजह यह है कि जो फॉरेन जो बॉन्ड्स हैं, जो निवेशक हैं वो डॉलर्स में निवेश कर रहे हैं, वो बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, बड़ी मात्रा में चांदी खरीद रहे हैं। जब ये पैसा देश से निकल रहा है तो जाहिर तौर पर डॉलर जो है वो मजबूत होगा, और यही वजह है कि डॉलर की तुलना में जो रुपया है वो लगातार ऐतिहासिक गिरावट पर इस समय पहुंच चुका है। उम्मीद यह की जाए कि जल्द ही रुपया एक बार फिर से तेजी से उभरेगा, लेकिन विदेशी निवेशकों की लगातार जो निकासी है उसकी वजह से एफपीआई लगातार भारतीय बाजार से जो पैसे निकाल रहे हैं, उसकी वजह से यह पैसा गिर रहा है। 2026 की अगर हम बात करें तो 22 दिन में 36,500 करोड़ रुपए जो निवेशक हैं वो निकाल चुके हैं। जी हां, 36,500 करोड़ निकाल चुके हैं। पैसा वापस लेने से डॉलर की जो मांग है वो बड़ी है, क्योंकि वहां पर डॉलर में बॉन्ड जो है वो बनाया जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है ट्रंप फैक्टर, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, यानी वैश्विक जो तनाव है, उसकी वजह से भी डॉलर मजबूत हुआ है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता जाएगा, रुपया कमजोर होता जाएगा। पिछले 9 महीनों की अगर हम बात करें, जो रुपया इतनी तेजी से गिरा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है, खासकर चाहे टैरिफ लागू करने को लेकर हो, या फिर विश्व में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी ईरान को उन्होंने धमकी दी डाली, तो ये तमाम जो चीजें हैं उससे डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन अब आप ये भी समझना चाहते होंगे कि ये सारी बातें तो समझ में आ गई कि ये सारी चीजें हो रही हैं। यूरोप से जो तनाव है और ग्रीनलैंड का जो विवाद है, ये भी एक बड़ी वजह है। आप अपने अखबारों में पढ़ते होंगे कि यूरोप से हमें क्या मतलब, ग्रीनलैंड से हमें क्या मतलब। नहीं जनाब, इससे मतलब है। इससे मतलब इसलिए है क्योंकि अगर वैश्विक तनाव होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स तेजी से बढ़ेगी, तो उसका सीधा असर रुपए पर पड़ने वाला है। अब आप समझिए कि लाभ हानि क्या कुछ होने वाली है, किसे लाभ मिलेगा, किसे हानि मिलेगी। इस बात को समझने के लिए अब आपको हम एलईडी के जरिए, एलईडी ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। अब आप समझिए कि रुपए में गिरावट अगर होती है तो फायदे क्या है। जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कमाई बढ़ेगी,
विदेशी पर्यटकों के लिए भारत सस्ता हो जाएगा। जैसे जैसे रुपया गिरेगा, जाहिर तौर पर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा। मेडिकल टूरिज्म क्या है, इस बात को समझिए। विदेशों में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए में इलाज बहुत ज्यादा महंगा है, लिहाजा वो लोग भारत आएंगे इलाज कराने के लिए, जिसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। डॉलर भेजने पर ज्यादा रुपए मिलेंगे। जो लोग बाहर हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हैं, या फिर अगर हम यूएसए की बात कर ले तो अगर डॉलर में कन्वर्ट करके वो पैसे भेजते हैं तो वहां पैसे ज्यादा मिलेंगे। अब नुकसान क्या है ये समझिए। महंगाई बढ़ने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का असर हमारे घरेलू मार्केट पर पड़ेगा। तेल और सोना महंगा होगा, क्योंकि तेल प्रति बैरल के हिसाब से चलता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उसका रेट तय करती है। सोने में निवेश ज्यादा तेजी से बढ़ा है, और यही वजह है कि चाहे सोना हो या चांदी हो, आज की तारीख में दोनों ही अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। विदेश में पढ़ाई, घूमना महंगा होगा। जो कॉलेज की फीस, मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी की आप 5 लाख रुपए देते थे, रुपए में गिरावट के बाद वो 5,50,000 या 6 लाख हो जाएगी। विदेशी निवेश घट सकता है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि विदेशी निवेश घट सकता है। लेकिन ये तमाम हमने को फायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए, लेकिन एक्सपर्ट से हमें समझने की जरूरत है कि रुपया मजबूत कैसे होगा। हम इस समय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये नुकसान की भरपाई हम जल्द कर पाएंगे? क्या हम जर्मनी को, जो हमने लक्ष्य रखा है कि 2027 में पीछे करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, क्या हम वो कर पाएंगे? इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, दो अर्थशास्त्री हैं, जिनके पास मैं आपको लेके चलूंगा। आपने फायदे और नुकसान को समझ लिया, और मैं आपको सीधे अनिल जैन जी के पास आपको लेकर चलूंगा। अर्थशास्त्री हैं अनिल जी। अनिल जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में, माफ करिएगा, एचएनए न्यूज में। अनिल जी, कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? यस, आई कैन हियर यू सर। ओके। अनिल जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लगातार जो रुपया गिर रहा है, इससे कितना नुकसान होगा? अभी आपने जो कुछ बात कही, और मुझे लगा कि आप पूरा का पूरा जो रुपया गिर रहा है उसका ठीकरा ट्रंप के ऊपर फोड़ रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। रुपया कोई पिछले 2 महीने में या 3 महीने में या साल भर में नहीं गिरा। अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो आप गो बैक टू 1947, जिस समय रुपया केवल 3 रुपए में $1 मिला करता था। सर 3.47 था ना सर उस समय, शायद 3 रुपए में $1 मिला करता था 1947 में। और उसके बाद अगर सीधे आते हैं तो 2014 पे एक लैंडमार्क ईयर पे आते हैं। उस समय 2014 में $1 मिला करता था 60 रुपए का। अब आप देखिए इन 67 सालों में जो रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ हर साल 85 पैसे, आप मान लीजिए कि 67 सालों में हर साल 85 पैसे का डेप्रिसिएशन हुआ। 2026 में डॉलर हो गया 92 रुपए का। इन 12 सालों में अगर आप लगाएं तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो एक साल में $2.66 का डेप्रिसिएशन हो रहा। तो ये कोई अभी 2-3 महीने की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअसली डिवैल्यूएशन हमारा हो रहा है 1947 से। अभी इन हाल के वर्षों में ये थोड़ी इसकी डिवैल्यूएशन की स्पीड बढ़ गई है। तो आई थिंक ये जो हम ट्रंप से तुलना करने की या ट्रंप को उसमें डिवैल्यूएशन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित लगती है मेरे को, क्योंकि ये डिवैल्यूएशन हमारा एक कंटिन्यूअसली ट्रेंड रहा है और इसके भी कई कारण है। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं, डिवैल्यूएशन होता अगर इस तरह से तो पूरे वर्ल्ड के लिए होता। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो जिनकी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, और जनरली बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे 10 से 15, इवन एक स्विट्जरलैंड की करेंसी है वो 20% एप्रिशिएट कर गई, मैक्सिको 15% एप्रिशिएट कर गई है, साउथ अफ्रीका 14% एप्रिशिएट हुई है एक साल के अंदर, यूरो 14% एप्रिशिएट हुई है। ये बहुत सारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है डॉलर के अगेंस्ट में। तो ट्रंप का तो इफेक्ट जगह आप कह रहे हैं अनिल जैन जी कि ट्रंप का कोई भी इसमें भूमिका नहीं है, ट्रंप ने जो फैसले लिए तो उससे कोई असर नहीं कंसीडर करें, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, मैं आपको उसको बारे में बता रहा हूं
इसी तरह से कुछ कंट्री है जैसे जो हमारे साथ में जिनको डेप्रिशिएट हो रही है, जैसे पाकिस्तान है 40% डेप्रिशिएट कर गया है, टर्की, अर्जेंटीना, वेनेजुएला वगैरह हैं। बट इनके रीजन समझने की जरूरत है कि ये डेप्रिशिएशन क्यों हो रहा है। सबसे पहला तो डेप्रिशिएशन क्यों होता है कि जब आप डेफिशिएट फाइनेंसिंग करते हैं, आपकी आय कम है, खर्चा ज्यादा है। 1950 में 3% डेफिशिएट फाइनेंसिंग थी और 2025 में 4.7 से लेके 5% डेफिशिएट फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इन सालों में, 75 सालों में, जब से आपको आजादी मिली है, आपकी इकोनॉमी डेफिशिएट फाइनेंसिंग पे चल रही है। नंबर एक। दूसरा क्या है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो आपका हमेशा एडवर्स रहा है। हमारे एक्सपोर्ट कम रहते हैं और इंपोर्ट्स ज्यादा रहते हैं। इस साल वो जाके बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस साल ट्रेड का गैप जो है 285 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। पिछले साल ये 240 बिलियन डॉलर का था। तो जब ट्रेड गैप जाएगा, इसका मतलब डॉलर की डिमांड आपके देश में ज्यादा है, और जब डॉलर, कोई भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ेगी, चाहे वो सोना हो चाहे डॉलर हो। इसी तरह से लेकिन अनिल जैन जी, आप चूंकि डेटा यहां पर बता रहे थे, 2012 में अगर मैं बात करूं तो डॉलर तकरीबन 50 के करीब था अगर रुपए की तुलना में, लेकिन 2026 में 92 कैसे हो गया? मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। हाँ। वही बात मैं कह रहा हूं, आपकी डॉलर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? डॉलर की वैल्यू डिसाइड होती है डिमांड से। आपकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। आज अगर हमारा ट्रेड बैलेंस, अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं है, तो हमारे को डॉलर कहां से लेके आएंगे? आप उधार लेके आएंगे। और यही काम हमने किया। हमारा 2014 के अंदर जो उधार था 50 लाख करोड़ का था। इस समय उधार जो है करीब 2 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। तो हो क्या रहा है कि उधार ले रहे हैं आप, जितना डॉलर परचेज करते जाएंगे उतनी उसकी प्राइस आप डिमांड करेंगे। और डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ये करेंसी वैल्यूएशन, और कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी डिमांड ज्यादा होगी, पीछे से सप्लाई का, यही अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होते और इंपोर्ट कम होता तो डॉलर अवेलेबिलिटी आपके पास कहीं ज्यादा अच्छी होती, आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती। और साथ में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कंटिन्यूअसली चल रहा है। इन्फ्लेशन भी रीजन है। दूसरा, हमारे पास में जो डॉलर आता था वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आ रहा था। पिछले एक साल में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे है वो 70 बिलियन डॉलर का कम आया है। तो एक वो भी हमारे पास में डॉलर की शॉर्टेज हो गई है। और साथ में क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। जो आउटफ्लो हुआ है वो 60 बिलियन डॉलर का हुआ है। तो इधर वो आउटफ्लो कैपिटल बाहर जा रही है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स आए हुए थे वो भी वापस जा रहे हैं। जो फंड्स आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। ठीक है, आशुतोष गुप्ता जी से भी एक जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, क्या आप भी अनिल जैन जी की बात से सहमत हैं? क्या जो सारी वजहें बता रहे हैं कि इन वजहों से डॉलर जो है वो मजबूत हुआ है, क्या निवेशक इस बात को मानते हैं कि डॉलर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम फायदे में रहेंगे, जिसकी वजह से रुपया कमजोर हो रहा है? देखिए, पहले तो अनिल आप सबके माध्यम से, क्योंकि देखिए अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक अलग तरह पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है पूरे विश्व में। इसको आर्थिक रूप से ज्यादा कम, पॉलिटिकल रूप से हमें ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के देश अलग अलग धड़ों में बढ़ गए। और जिस तरह के किसी भी दिन यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कभी भी कोई भी ऐलान कर देते हैं और अगले दिन फिर उससे पलट जाते हैं। तो ये सारे जो अनस्टेबिलिटी चली हुई है, इंस्टेबिलिटी का जो सबसे बड़ा माहौल ये चला हुआ है, इसमें आंकड़ों से बजाय हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल जो सिस्टम, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो डिफरेंट तरीके से जो दुनिया के देश अलग अलग खेमों में बढ़ गए हैं, उसको लेके ये है। और मुझे जहां तक लगता है कि आंकड़े तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और भारत में अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में भारत के ऊपर जो वो प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे थे वो भारत ने मंजूर नहीं की, और उसी की वजह से ये तात्कालिक प्रभाव है। और मुझे लगता है कि जो हमारे अनिल जी बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन अनिल जी जो कह रहे थे ना आशुतोष जी, वो तो ट्रम्प फैक्टर मानते ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आशीष जी आपने पूरा सब कुछ ट्रम्प पर ही फोड़ दिया। नहीं, एक्चुअली देखिए, ट्रम्प एक बहुत बड़ा कारण तो है ही डेफिनेटली, क्योंकि अभी देखिए पूरे वर्ल्ड में जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा शेयर, लगभग 25 से 30% जो वर्ल्ड ट्रेड है वो यूएस के साथ होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएटर यूएस है।
आज देखिए कि अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक को फाइनेंस करने वाला या WHO को या और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल के, उसको 20% यूएस फाइनेंस करता है। तो आप समझ लीजिए कि अभी यूएस ने एक अलग से जो ये ऑर्डर बना रहा है, अभी जैसे पीस एग्रीमेंट जो ये बना है कि हम एक पीस के लिए एक अलग से बोर्ड बनाएंगे, उन बोर्ड्स में अलग अलग देशों को शामिल कर रहे हैं। तो आप देखिए बहुत सारी जो चीजें अभी आज की डेट में बदलाव है। अब पूरा विश्व एक अलग तरीके के एक डायस्पोरा में है इस समय, और हमें समझना पड़ेगा कि इसमें लिए ट्रंप तो जिम्मेदार है ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। हमारा इन्फ्लेशन मतलब ये जो रुपए में जो गिरावट हो रही है, ये बहुत ज्यादा हमारे को लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होगी ऐसा नहीं है। तात्कालिक रूप से हो सकता है कि हम थोड़े बहुत परेशानी में आए, परेशानी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ये लेवल पे हो सकती है देश के स्तर पे। तो मेरा ये मानना है कि हाँ डेफिनेटली जो बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे उनके पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत होगी, जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अभी क्षणिक रूप में है और ये इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत में अच्छा रहेगा। जो यूरोपियन डील हुई है अभी, आप ये जो समझिए, मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहे हैं, अनिल जैन जी से ले लेते हैं। सर, मदर ऑफ ऑल डील्स की साइन की बात अभी आशुतोष जी कर रहे थे। उस डील के साइन होने के बाद जैसे ही ये प्रभाव में आती है, चीजें शुरू होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू होता है, क्या रुपया मजबूत होगा? सर, ये मदर ऑफ डील्स जो है ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मुझे ये पॉलिटिकल ज्यादा लगता है। आप देखिए मदर ऑफ डील्स क्या है। अभी इन प्रिंसिपल एक एग्रीमेंट साइन किया गया यूरोपियन यूनियन के साथ में जी। अब ये जो एग्रीमेंट है ये कोई अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये एक एक देश में, जो यूरोप का एक एक देश जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उनकी पार्लियामेंट में ये एग्रीमेंट्स जाएंगे और वो हर पार्लियामेंट उस एग्रीमेंट को रेटिफाई करेगी। इसी तरह से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी इसको रेटिफाई करेगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और जब भी कोई पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करने जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे वापस डिस्कशन होगा और डिस्कशन होगा, वहां से और कुछ सजेशन आएंगे। तो ये एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट तो हो गया है, बट ये कब इंप्लीमेंट होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, कम से कम इसमें 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। इतनी सारी पार्लियामेंट से अप्रूव कराना और इंडिया की पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगा। इसके प्लस और माइनस इश्यूज हैं। पर्टिकुलरली एग्रीमेंट बहुत अच्छा है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के फेवर में जाता है। डेफिनेटली इंडिया का ट्रेड बेनिफिट होगा लॉन्ग रन में, टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। आई एम फॉर दिस डील, बट ये इसको अभी जल्दबाजी में हम इसको कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अगले 1-2 साल में इसका कोई भारत की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आने वाला नहीं है। और जहां तक भाई साहब आशुतोष जी बता रहे थे कि ये सब ट्रंप का इशू है, भाई साहब ट्रंप का इशू तो पिछले 2-3 महीने से शुरू हुआ है। मैं तो कह रहा हूं पिछले 15 साल में आपका एवरेज जो डिवैल्यूएशन हर साल है वो ₹2.66 का है 2014 से लेके, और 1947 से बराबर आपका डिवैल्यूएशन हो रहा है जो 85 पैसे का है 2014 तक। तो ये कोई ट्रंप का तो मुश्किल से ये झगड़ा 2-4-5 महीने का है मैक्सिमम। जब ट्रंप ने आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, एक रिएक्शन आपका। मैं मतलब इस विषय के लिए हमारे एक्सपर्ट अनिल जैन जी जो इस विषय को रख रहे हैं, देखिए ये आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड की करेंसी उसी की चलेगी जो पावरफुल होता है ना। तो अमेरिका जब पूरे वर्ल्ड का आप 1947 से तुलना कर रहे हैं, अमेरिका की करेंसी हमारी डिवैल्यूएट हो गई, डेफिनेटली होगी। अगर आपको एक्सपोर्ट्स करना है और उनके साथ एक टर्म्स ऑफ ट्रेड में आना है तो हमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों करना पड़ेगा। हमारे को भी मार्केट खोलना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। अब हम वैल्यू इंपोर्ट्स तो करते हैं, डिफेंस के कर रहे थे अभी तक। अभी जो भारत सरकार ने पहले ज्यादातर सेक्टर जो थे, भारत तो एक्सपोर्ट करता था लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट करते थे। तो आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो ट्रेड इम्बैलेंस था, जो ट्रेड डेफिसिट रहेगा, तो डेफिनेटली आपका रुपये तो गिरेगा ही। और दूसरी बात जहां तक है, मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें आप देखिए, कोई भी कंट्री जब ओपन करेगी इकोनॉमी, उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होगा उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर इम्बैलेंस रहेगा तो ये कोई तात्कालिक रूप का नहीं है, ये
किसी भी जो डेवलपिंग कंट्री है उसके लिए ये रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हाँ, कुछ चीजों पे सरकार ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। जो आप समझ लीजिए, इतनी सारे, अगर आज भारत ने, आप समझिए, अभी अमेरिका का प्रेशर था कि आप रसिया से क्रूड ऑयल मत खरीदिए, आज भारत एक्सपोर्ट्स कर रहा है क्रूड ऑयल, और मुझे लगता है 3rd या 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्योंकि क्रूड ऑयल ले रहा है और यहां से रिफाइन करके उसको बाहर भेज रहा है। मतलब आप इस बात को समझिए कि चीजों को हमें बड़े डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और जितनी भी चीजें, टेक्नोलॉजी को जब तक हम भारत में नहीं बनाएंगे तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। सरकार ने, देखिए, समय की कमी है। अनिल जैन जी, आपसे 30 सेकंड में समझना चाहूंगा कि रुपया मजबूत कैसे होगा। समय की कमी है आशुतोष जी। मैं कुछ सजेशन आपकी चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। 30 सेकंड में तो खैर मैं कोशिश करता हूं, शॉर्ट में एकदम। पहले तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स और थोड़ा डायनेमिक थिंकिंग में आना पड़ेगा, अदरवाइज कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले तो जो एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन टेल दैट इट शुड बी टैक्स फ्री, नंबर 1। इनकम टैक्स में एक धारा है 68A, इतनी ड्रैकोनियन धारा है जिससे कि फंड्स को बाहर से अंदर लाने में बहुत मुश्किल होती है, और जो ईमानदार आदमी है वो भी उसमें फंस जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में। इनकम टैक्स की धारा 68, इसको हटाया जाए या इसको लिक्विडेट किया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करना होता है तो टेक ए चाइनीज मॉडल। जब मैं चाइना गया था 1986 में एक क्लाइंट के लिए, तो उन्होंने कहा द लैंड इज फ्री फॉर यू, कम एंड पुट द इंडस्ट्री। 1 घंटे में मेरे को पूरी की पूरी, मेरे को फैक्ट्री की लैंड मिल गई, मेरे को बैंक अकाउंट खुल गया, मेरे जितने लाइसेंसेस थे 1 घंटे में एक टेबल पे चाइना में मिले थे 1986 में। आई वेंट फॉर ए क्लाइंट टू कैंटन, एंड वहां पे कैंटन में एक टेबल पे मेरी मीटिंग हुई। तो यहाँ पे इसी तरह से कम गवर्नमेंट बाहर से जो इंडस्ट्री वाले आए, हैव ए बिग हार्ट एंड गिव देम ए लैंड फ्री। ठीक है आशुतोष जी, 30 सेकंड वाइंड अप करूंगा प्लीज। आशुतोष जी 30 सेकंड। सर एक और मैं बिल्कुल सहमत हूं अनिल जैन जी से, क्योंकि ये सारे इश्यूज जो है ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत के जो एनआरआईज है, जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो सबसे बड़ी बात करें, जो हमारे यहाँ पे एक इनकम जनरेशन, जो रेमिटेंस जो भेज सकते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा सरकार ध्यान दे और कोशिश करे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को, जो अभी सर ने भी बोला है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है एक्सपोर्ट रिलेटेड, करप्शन रिलेटेड, इन सारे इश्यूज को अगर टेकअप करेंगे तो भारत की जो वैल्यू है रुपये की वो बढ़ेगी डेफिनेटली, और स्टेबल होगी और देश तरक्की करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका, और अनिल जी बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, आपसे माफी चाहूंगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ थे। बजट 2026 के इस स्पेशल शो में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNA न्यूज। This program is powered by Sachis Hate